चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अपन लास्ट लेक्चर से आगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने ये एज्यूम कर लिया था कि हमने हमारे सिस्टम पे आईडी इंस्टॉल कर लिया है। कौन सा आईडी, फटाफट बताइए कौन सा आईडी। मैंने कहा था हम ये एज्यूम कर रहे हैं वी आर मेकिंग यूज ऑफ टर्बो आईडी। किस कंपनी ने बनाया? मैंने आपसे कहा था द कंपनी विच हैज क्रिएटेड द आईडी इज कॉल्ड एज बोरलैंड। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था इस टर्बो आईडी में आपको फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इनके अलावा दो बहुत स्पेशल मेन्यूज मिलेंगे। एक का नाम होगा कंपाइल और एक का नाम होगा रन। ओके, और इस आईडी के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने हमारा पहला प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, उस प्रोग्राम में हमने अभी ज्यादा कुछ भी नहीं समझा था, बस मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट था। अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखा था CLR SCR, फिर मैंने लाइन लिखी थी printf डबल कोट्स के अंदर हेलो यूजर बंद कर्ली ब्रेसेस बंद। ये हमारा कोड था। इस कोड के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, जिसमें से पहली बात थी ये कोड केस सेंसिटिव है। आप अगर इस कोड को लिखेंगे तो पूरा प्रोग्राम स्मॉल लेटर्स में है, सिर्फ 2 लेटर कैपिटल है, वो भी मैंने हाईलाइट करे थे, और वो 2 लेटर थे और यूजर का यू, बस इतना ही इसमें कैपिटल है, H ऑफ हेलो एंड U ऑफ यूजर। रेस्ट एंटायर कोड हैज बीन रिटन इन स्मॉल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, ये मैंने आपसे कहा था। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन C++ में आपको .h मिले तो ऐसी फाइलें अपने आप में कहलाती हैं हेडर फाइल्स। अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन C++ में आपको .h मिले तो फाइल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज हेडर फाइल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली थी वो ये, हेडर फाइल्स में क्या होता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मैंने आपसे कहा था बने बनाए प्रोग्राम्स होते हैं। क्या कहते हैं इन बने बनाए प्रोग्राम्स को? इन बने बनाए प्रोग्राम्स को आप नाम देते हैं फंक्शंस। ये जो बने बनाए प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं दे आर बेटर नोन एज फंक्शंस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 2 हेडर फाइल्स के नाम भी बताए थे। एक हेडर फाइल का नाम मैंने आपसे शेयर करा था math.h, और दूसरी हेडर फाइल का नाम मैंने आपसे शेयर करा था graphics.h। राइट, इनके नाम अपने आप में इतने सिंपल है कि अगर आप बिगिनर भी हैं, पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो भी आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि math.h के अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस का सपोर्ट होगा। राइट, कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शन? तो मैंने कुछ के नाम आपसे शेयर करे थे। math.h के अंदर SQRT अवेलेबल है जो कैलकुलेट करके देता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। math.h के अंदर साइन अवेलेबल है, गौर करिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कैलकुलेट करता है किसी भी वैल्यू का साइन। ऐसे ही हमारे पास कॉस, टैन वगैरह हैं। एक और आपके नोटिस में डाल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आगे हम लोग यूज करेंगे, उसका नाम है पाव। ध्यान से देखना, math.h का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसका नाम है पाव। पाव स्टैंड्स फॉर पावर। पाव स्टैंड्स फॉर पावर। तो अगर आपको सी लैंग्वेज में पावर कैलकुलेट करनी है, पावर कैलकुलेट करनी मतलब आपको कैलकुलेट करना है 5 का स्क्वायर, आपको कैलकुलेट करना है 9 का क्यूब, ऐसा कुछ भी करना है तो आप यूज कर सकते हैं सी में POW नाम का फंक्शन। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे math.h में, बहुत सारे हैं। मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको सबकी लिस्ट दिखाऊंगा। अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही है सर ऐसे कितने फंक्शन हैं, उनके क्या नाम है, उनके क्या काम है, तो वो सब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कितने फंक्शन हैं, वो क्या करते हैं, उनके क्या नाम है, हम कैसे पहचानेंगे कौन क्या करता है, वो सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी बस इतना मान लीजिए math.h के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के ढेर सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। आई बात समझ? आगे बढ़ो। फिर मैंने आपसे कहा था हमारे पास दूसरी हेडर फाइल है, ये भी बड़ी पॉपुलर हेडर फाइल है, इसका नाम है graphics.h। इससे आप क्या कर सकते हैं? इससे आप ग्राफिकल फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्राफिकल फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं आप इसके फंक्शन की मदद से? तो मैंने कहा था इसके पास एक फंक्शन है सर्कल, आप इसकी मदद से स्क्रीन पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसकी मदद से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसकी मदद से पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं,
मैंने आपको ये भी कहा था लास्ट लेक्चर में, और ऐसे कई फंक्शंस graphics.h के अंदर भी अवेलेबल हैं। इतना अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इतने में कोई डाउट हो तो फटाफट बताइए। स्क्वायर रेक्टेंगल से बन जाएगा प्रिंस। जब हम रेक्टेंगल को कॉल करेंगे तो डायमेंशंस बराबर पास करेंगे। जब हम रेक्टेंगल फंक्शन यूज करेंगे तो वही हमें स्क्वायर बना के देगा। ठीक है, जब यूज करेंगे तब देखिएगा कैसे। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं दे सकता, लेकिन रेक्टेंगल तो स्क्वायर दे सकता है ना। मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं ना, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, नॉट ट्रू दैट एवरी रेक्टेंगल विल बी अ स्क्वायर। तो आप स्क्वायर रेक्टेंगल से भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करता हूं मैं हमारा आज का लेक्चर। तो ये बताइए, मेरे प्रोग्राम में जो आपको टॉप 2 लाइनें दिख रही हैं, शुरुआत की 2 लाइनें दिख रही हैं, वाई यू आर मेकिंग यस 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 तनीषा, फंक्शंस की पहचान पैरेंथेसिस है। रिमेंबर दिस, मैं बताऊंगा आपको जब हम फंक्शन को डिटेल में बात करेंगे ना, अभी आज के लेक्चर में नहीं तो 2 लेक्चर के अंदर अंदर, देन आई टेल यू व्हाई एम आई पुटिंग पैरेंथेसिस आफ्टर देयर नेम्स। ओके, चलूं आगे। जैसे मुझे बताओ, एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, क्या रियल वर्ल्ड में 10 डिग्री और RS10 इनमें फर्क होता है? होता है ना। रियल वर्ल्ड में 10 इज जस्ट अ नंबर ना, 10 इज जस्ट अ नंबर। ये देखते तो समझ में आता है इट्स अ काइंड ऑफ डिग्री, और ये देखते तो समझ में आता है इट इज अ काइंड ऑफ अमाउंट, है ना। ऐसे प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा फर्क है पैरेंथेसिस के होने और नहीं होने का। ठीक है, अब बात निकली है तो सुनी लीजिए। सी लैंग्वेज ये बोलती है, कोई भी फंक्शन की जो पहचान है, वो पहचान है उसके नाम के राइट पे आने वाला पैरेंथेसिस, उसके राइट पे आने वाला पैरेंथेसिस। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अभी तो आज आपका सेकेंड ही लेक्चर है, लेकिन देखिए तो भी आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात कितनी जल्दी कैच की है। क्या CLR SCR के बाद पैरेंथेसिस दिख रहा है? जल्दी बताइए, पैरेंथेसिस दिख रहा है CLR SCR के बाद? दिख रहा है। मेन के बाद पैरेंथेसिस दिख रहा है? मेन के बाद पैरेंथेसिस दिख रहा है। तो ये सब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये सब क्या है, ये सब सी की दुनिया में। अब अभी चिंता मत करिएगा सर फंक्शन क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी समझा ही नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको अभी पहचान बता रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन मार्क बता रहा हूं कि अगर किसी नाम के राइट साइड पे पैरेंथेसिस लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे सी में? उसे सी में बोलेंगे फंक्शन। तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने SQRT के साथ पैरेंथेसिस लगाया, क्यू मैंने साइन के साथ पैरेंथेसिस लगाया, पाव के साथ, सर्कल के साथ, रेक्टेंगल के साथ, पॉलीगन के साथ, सबके साथ पैरेंथेसिस लगाया है, बिकॉज ये सब के सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये सब के सब इंडिकेट कर रहे हैं फंक्शन। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ू? गुड, अब आ जाइए वापस एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस थोड़ी लीजिएगा। जब मैं पूरी कहानी सुना दूंगा जो समझाने जा रहा हूं, उसके बाद आपको चांस दूंगा आप अपने क्वेश्चंस पूछना। बीच बीच में आप पूछेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, है ना। फिर मैं आपको दूंगा चांस, आप जो पूछना फिर पूछना। ठीक है, पहले ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। अब आपने अगर लास्ट लेक्चर ध्यान से अटेंड करा हो तो आपको इतना क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मेरे प्रोग्राम में भी जो मैंने टॉप 2 लाइनें लिखी हैं, उनमें जो 2 नाम आपको दिख रहे हैं stdio.h और conio.h, ये हेडर फाइलों के नाम है। आ रहा है समझ में? जल्दी बोलिए यस, वेरी गुड। लेकिन गौर से सुनिए, stdio.h और conio.h ये इतने सिंपल नाम नहीं है कि आपके जैसा बिगनर इनके नामों को देखकर ये पहचान पाए कि इन हेडर फाइल्स का पर्पस क्या है। आई रिपीट, stdio.h और conio.h इतने सिंपल नाम नहीं है कि आपके जैसा बिगनर खाली नाम देखकर पहचान पाए कि इन हेडर फाइल्स में किस तरह के फंक्शन होंगे। जबकि दिमाग लगाइए, आप इजीली अंदाजा लगा पा रहे हैं कि मैथ.h के अंदर मैथ से रिलेटेड फंक्शन होंगे। जल्दी बोलिए, कर पा रहे हैं ना? कोई भी अंदाजा लगा सकता है, नाम इतना सिंपल है मैथ.h। graphics.h कोई भी इजीली बता सकता है इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, राइट। लेकिन stdio और conio ये थोड़े से टेक्निकल नाम है, ये लोग नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं बोलते हैं, आम बोलचाल में नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले हम stdio और conio का फुल फॉर्म समझें। बी वेरी वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव। सबसे पहले बात करते हैं stdio का फुल फॉर्म क्या है। तो गौर कीजिए,
बिल्कुल ठीक लिखा है। STDIO का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, और कॉनियो को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं क्योंकि ये पेज STDIO के एक्सप्लेनेशन से ही भर जाएगा। और ये जो कॉनियो आप देख रहे हैं, इस कॉनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं STDIO और कॉनियो इन दोनों का मतलब। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक, उससे भी पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, जस्ट दिस वर्ड विच इज स्टैंडर्ड इनपुट। तो आप मुझे बताइए, आप कौन डिवाइस यूज करके अपने कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। आप कौन सा डिवाइस यूज करके अपने कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं? वेरी गुड, आप कीबोर्ड यूज करके कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, राइट? ओके। और कौन से डिवाइस पे कंप्यूटर आपको रिजल्ट शो करता है? कौन से डिवाइस पे कंप्यूटर आपको रिजल्ट शो करता है? स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, है ना? तो आप ध्यान से सुनिए, जिसे आप लोग कीबोर्ड बुलाते हैं, जिसे एक आम इंसान कीबोर्ड बुलाता है, याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस की दुनिया में उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और जिसे एक आम इंसान मॉनिटर बुलाता है, याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस की दुनिया में उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, राइट? अगर आप लेक्चर्स मिस नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपसे 2 लेक्चर पहले ही भी बोल दिया था कि इस कोर्स में आप कुछ नई नई वोकैबुलरी सीखेंगे। उम्मीद करता हूं 2 वोकैबुलरीज आपको याद होंगी जो आप पढ़ चुके हैं। नंबर 1, दुनिया जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलती है, हम प्रोग्रामर्स उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 2, लोग जिसे प्रोग्राम बोलते हैं, हम प्रोग्रामर्स उसे बोलते हैं सोर्स कोड। कैटेगरी में 2 नए नाम और जोड़िए। लोग जिसे कीबोर्ड बुलाते हैं, नॉन टेक्निकल वर्ड्स में जिसे कीबोर्ड कीपैड बुलाया जाता है, उसे टेक्निकल वर्ड्स में बुलाया जाता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और लोग जिसे स्क्रीन, आउटपुट, मॉनिटर ये सब बोलते हैं, उसे हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब आप अगर रिलेट करने की कोशिश करें तो हल्का फुल्का आइडिया आपके दिमाग में लगेगा कि अगर स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब की और अगर स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब मॉनिटर है, तो इसका डेफिनेटली ये मतलब हुआ कि हमारी stdio.h हेडर फाइल के अंदर कीबोर्ड और मॉनिटर से रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, अगर stdio में स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब कीबोर्ड है और स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब मॉनिटर है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल में वो फंक्शंस होंगे जो रिलेटेड होंगे विथ कीबोर्ड एंड मॉनिटर। अब क्योंकि आप बिगनर हैं तो मेरी ये बात भी आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी, दिमाग में सवाल आएंगे। पहला सवाल आएगा, सर इस बात का क्या मतलब है कि कीबोर्ड और मॉनिटर से रिलेटेड फंक्शन है? कीबोर्ड और मॉनिटर तो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनसे रिलेटेड फंक्शंस बनाने का क्या मतलब है? तो जवाब ध्यान से सुनिए मेरी, ठीक है? होता यह है कि जब भी आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, दुनिया में कितनी लैंग्वेज है? जल्दी बोलिए, दुनिया में कितनी लैंग्वेज है? 900 लैंग्वेज है, राइट? तो जब भी दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाते हैं, हर प्रोग्राम जो आप डिजाइन करते हैं वो 2 मिनिमम एक्टिविटीज करता है, 2 मिनिमम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करता है। हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में मानते हैं कि ये 2 एक्टिविटीज के बगैर प्रोग्राम वो कभी ढंग का काम नहीं कर सकता। आई रिपीट, हर प्रोग्राम जो आप अपनी लाइफ में बनाएंगे, प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोग्राम, हर प्रोग्राम अपने लाइफ टाइम में 2 काम करता ही करता है। ये इतने इंपॉर्टेंट 2 काम हैं जितना हम जिंदा रहने के लिए सांस लेना और सांस छोड़ने को मानते हैं। आप मानते हैं सर्वाइवल के लिए ब्रीदिंग जरूरी है? जल्दी बोलिए, सर्वाइवल के लिए ब्रीदिंग जरूरी है? बिल्कुल ऐसे प्रोग्रामिंग कहती है किसी प्रोग्राम के सर्वाइवल के लिए 2 एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो प्रोग्राम किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। कौन कौन सी हैं वो 2 एक्टिविटीज? इन 2 एक्टिविटीज में से पहली एक्टिविटी कहलाती है इनपुट लेना और दूसरी एक्टिविटी कहलाती है आउटपुट करना। फिर आता है अगला डाउट, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, सर इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है? दिमाग में अगला क्वेरी आपके ये आएगी, तो गौर से सुनिएगा। इनपुट का मतलब होता है जब भी कोई इंसान
आपके बनाए गए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को रन करे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कस्टमर बोलते हैं, जिसे हम लोग यूजर बोलते हैं, जिसे हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब भी कोई यूजर आपके बनाए गए प्रोग्राम को रन करे, अगर आपका प्रोग्राम उस यूजर से कुछ लेता है, कुछ वैल्यूज मांगता है, तो अपन मानते हैं आपका प्रोग्राम उस यूजर से मांग रहा है इनपुट। आई रिपीट, जब भी कोई यूजर आपके प्रोग्राम को रन करे और रन करते वक्त आपका प्रोग्राम उससे कुछ डेटा डिमांड करे, कुछ टेक्स्ट मांगे, कुछ वैल्यू मांगे, कुछ नंबर मांगे, कुछ भी मांगे, बस कैप्चर करे उसका कुछ दिया हुआ वैल्यू, तो हम मानते हैं आपका प्रोग्राम यूजर से ले रहा है इनपुट। और अगर आपका प्रोग्राम उस इनपुट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करके कुछ रिजल्ट शो करे, कुछ स्क्रीन पे आउटपुट दिखाए, मैसेजेस दिखाए, तो हम बोलते हैं ये पर्टिकुलर आ रहा है आउटपुट। अब मेरी बात को आप एग्जाम्पल से समझिएगा। मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दूंगा इस प्रोसेस को समझने के लिए। आप सबने एटीएम यूज करा है? सबने एटीएम यूज करा है? कभी मशीन को ऑपरेट करा होगा आपने? आप मुझे बताइए, जब आप एटीएम मशीन के सामने खड़े होते हैं तो मशीन आपसे बोलती है एंटर योर पिन। जल्दी बोलिए, मशीन आपसे बोलती है एंटर योर पिन। ये मैसेज पढ़कर आप पिन टाइप करते हैं? ये मैसेज पढ़कर आप पिन टाइप करते हैं? ठीक है, अगर मैं नॉन टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो आप, है ना, अगर मैं नॉन टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो आप पिन टाइप कर रहे हैं, पर अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो आप एटीएम को अपनी पिन इनपुट कर रहे हैं। आप एटीएम मशीन में अपनी पिन इनपुट कर रहे हैं। वेरी गुड। अब ये बताइए, ये इनपुट लेने के बाद क्या मशीन आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ अगला सवाल पूछती है, जैसे कि कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, फास्ट कैश चाहिए कि नॉर्मल कैश चाहिए? ये सब क्या है? ये सब अपने आप में आउटपुट है। अगर आपका पिन गलत है तो मशीन मना कर देती है विड्रॉ करने से। अगर आपका पिन सही है तो मशीन प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। ये क्या हो रहा है जो आपसे कहा जा रहा है पिन गलत है कि पिन सही है? ये सब आ रहा है मशीन की तरफ से आउटपुट। तो जब भी कोई प्रोग्राम यूजर से कुछ मांगे वो कहलाता है इनपुट। जब भी कोई प्रोग्राम यूजर को कुछ दिखाए, स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट शो करे, हम बोलते हैं वो उस प्रोग्राम की तरफ से आ रहा है आउटपुट। अब ऐसे ही आप एक और एग्जांपल लीजिए व्हाट्सएप का। अब आप मुझे बताइए, नॉर्मली अगर मैं पूछूं व्हाट्सएप से क्या होता है, तो नॉन टेक्निकल वर्ड्स में आप बोलोगे सर चैटिंग होती है, कॉल्स वगैरह होते हैं, मैं शेयर कर सकता हूं अपने फ्रेंड से कुछ इमेजेस या टेक्स्ट वगैरह। आप इसको टेक्निकल समझिए। आप बताइए, जब आप व्हाट्सएप खोलकर चैटिंग शुरू करते हैं तो आप व्हाट्सएप में आप मैसेज टाइप करते हैं? वेरी गुड। वो जो मैसेज टाइप कर रहे हैं आप, वो आप व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर को एज अ प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट। एज अ प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट। और जब आप मैसेज टाइप कर देते हैं तो फिर आप एक ग्रीन कलर का बटन टैप करते हैं, कलर के बटन को दबाते हैं। जब आप ये बटन दबाते हैं तो ये मैसेज जिसको जानिए उसको डिलीवर हो जाए, दिखता है उसके मोबाइल पे एज अ नोटिफिकेशन, ये मैसेज दिखता है अगर नोटिफिकेशंस ऑफ ना हो तो। वेरी गुड। अगर नोटिफिकेशंस ऑफ ना हो तो उसके मोबाइल पे ये नोटिफिकेशन दिखता है। वो जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, गौर करिएगा, वो अपने में कहलाता है आउटपुट। अब आप सोच कर देखिए, आप मानते हैं हर सॉफ्टवेयर मिनिमम इनपुट आउटपुट तो करता ही होगा? सोचिए, आप जब गूगल ओपन करते हैं कुछ सर्च करने के लिए, तो आप अपना सर्च टर्म टाइप करते हैं। आप इस वक्त गूगल को दे रहे हैं इनपुट। सर्च टर्म टाइप करके आप एंटर दबाते हैं, गूगल आपको लिस्ट दिखाता है आपके सर्च करे गए वर्ड से रिलेटेड वेबसाइट्स की। ये गूगल की तरफ से क्या आ रहा है? ये गूगल की तरफ से आउटपुट आ रहा है। आप सोच कर देखिए, एक सॉफ्टवेयर ऐसा आपने नहीं देखा होगा जो इनपुट आउटपुट ना करता हो। हर सॉफ्टवेयर आपसे कुछ लेगा, हर सॉफ्टवेयर आपको कुछ दिखाएगा। जब वो कुछ लेगा तो कहलाएगा इनपुट, जब वो कुछ दिखाएगा तो कहलाएगा आउटपुट। समझ में आया? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आया? राइट। अब आज से हम इनपुट आउटपुट को शॉर्ट में बुलाया करेंगे आईओ। आज से हम लोग प्रोग्रामिंग का एक शॉर्टकट यूज करेंगे और प्रोग्रामिंग में इसको बोलते हैं आईओ ऑपरेशंस, वेयर आई, everyone please respond, I stands for input and O stands for output। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आईओ ऑपरेशंस होते हैं, इन्हें करने के लिए भी हर लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है बने बनाए फंक्शन। ये जो आईओ ऑपरेशंस होते हैं, इन्हें करने के लिए भी
हर लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है बने बनाए फंक्शंस। आई रिपीट, ये जो आईओ ऑपरेशंस होते हैं, हर लैंग्वेज इन्हें करने के लिए आपको प्रोवाइड करती है बने बनाए फंक्शन। सी लैंग्वेज ने भी इस बात को माना है और सी ने भी हमें इनपुट आउटपुट करने के फंक्शंस प्रोवाइड करें। कौन कौन से फंक्शन सी ने प्रोवाइड करें, जरा उनके नाम जान लेते हैं। पहली बात तो ये सारे फंक्शन आते हैं फ्रॉम stdio.h। इसमें जो इनपुट करवाने वाला फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम है scanf। उसका नाम है scanf। बताइए पैरेंथेसिस आएगा? जल्दी बताइए, पैरेंथेसिस आएगा? आएगा, फंक्शन है ना, तो पैरेंथेसिस आएगा। और आउटपुट करवाने के लिए जो फंक्शन अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट करवाने के लिए जो फंक्शन अवेलेबल है वो अपने आप में कहलाता है प्रिंट एफ। पैरेंथेसिस आएगा। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर है? कभी कभी लैग कर रही है ऐसा? ओके, जस्ट अ मोमेंट। अभी क्लियर है वॉइस? ओके, जिनको सुनने में दिक्कत जा रही है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए वापस। जिन्हें प्रॉब्लम जा रही है आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था stdio.h हमें प्रोवाइड करती है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस। इनपुट वाले फंक्शन का नाम है scanf और आउटपुट वाले फंक्शन का नाम है printf। दैट मींस आप जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, हर लैंग्वेज आपको इनपुट आउटपुट करने के लिए फैसिलिटी देगी। जैसे पाइथन भी एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। पाइथन भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है? भी पाइथन पढ़ी नहीं है, लेकिन कभी तो पढ़ेंगे लाइफ में, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस लैंग्वेज पे इतना काम इंडस्ट्री में हो रहा है कि आप कभी ना कभी लाइफ में से सीखेंगे। पाइथन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा वहां इनपुट करने के लिए, ध्यान से सुनना, वहां इनपुट करने के लिए फंक्शन का नाम ही है इनपुट, और आउटपुट करने के लिए पाइथन में नाम है PRINT, प्रिंट। अब बताइए, लैंग्वेज बदल गई लेकिन इनपुट आउटपुट तो ये भी दे रही है ना? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इनपुट आउटपुट तो ये भी दे रही है। ऐसे ही अगर आपने सी डबल प्लस पढ़ी हो, अगर आपने सी डबल प्लस के बारे में सुना हो, तो वहां सुना होगा सी आउट और सी इन होते हैं। वहां हमारे पास होते हैं सी आउट और सी इन। बिल्कुल ऐसे सी लैंग्वेज हमें देती है प्रिंटएफ और स्कैनएफ। प्रिंटएफ किस पर्पस के लिए यूज होता है? प्रिंटएफ यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ आउटपुट। स्कैनएफ किस लिए यूज होता है? स्कैनएफ यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट। इसका मतलब, ठीक है, लेट मी चेक आपको कितना समझ में आया। इसका मतलब अगर हम मान लें व्हाट्सएप सी में बना होता, अगर हम मान लें व्हाट्सएप सी में बनाए, हालांकि व्हाट्सएप किस में बनाए? व्हाट्सएप सी में नहीं बनाए, व्हाट्सएप जावा में बनाए, राइट? लेकिन हम मान लेते हैं व्हाट्सएप सी में बना होता, तो आप मानते हैं जब आप मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, जब आप मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो अंदर काम स्कैनएफ कर रहा होगा। सोचिए, अगर व्हाट्सएप सी में बनाया जाए तो आपसे मैसेज लेना स्कैनएफ का काम होगा, और नोटिफिकेशन दिखाना, जल्दी बताइए, नोटिफिकेशन दिखाना वो काम होगा प्रिंटएफ का। वो काम करेगा सी का फंक्शन प्रिंटएफ। तो अगर व्हाट्सएप सी में बनता तो मैसेज लेने का काम स्कैनएफ से करवाया जाता, और स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए लोग यूज कर रहे होते व्हाट्सएप में प्रिंटएफ। आई होप एसटीडीआईओ का पर्पस क्लियर हुआ होगा आपको। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। stdio.h इतनी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है कि आज आपके प्रोग्राम के पहले प्रोग्राम में आपने इसको यूज करा है। याद रखिएगा, जिस दिन आप सी लैंग्वेज का आखिरी प्रोग्राम बनाओगे उस दिन आप stdio.h को यूज कर रहे होगे। यानी इससे आपका रिलेशन आज से लेकर लास्ट तक मेंटेन रहेगा। हाँ, जिस दिन आप सी डबल प्लस में एंटर करेंगे उस दिन आप पहली बार stdio को हटाएंगे और stdio की जगह एक नई हेडर फाइल आएगी। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुन रखा हो, और इसका नाम होता है iostream.h। iostream.h में क्या अवेलेबल है? iostream में, जैसा मैंने अभी अभी आपसे कहा, एक अवेलेबल है सी आउट, एक अवेलेबल है सी इन। सी आउट करता है आउटपुट और सी इन करवाता है
इनपुट। तो आप नोटिस करिए, लैंग्वेज कोई भी हो, हर लैंग्वेज ये फर्ज निभाती है कि वो अपने प्रोग्रामर को आईओ ऑपरेशंस करने में सपोर्ट करे। सी ये सपोर्ट देती है एक हेडर फाइल के थ्रू, जिस हेडर फाइल का नाम होता है stdio.h। बताइए, समझ आई बात? अब आप पूछिए, आपको जो डाउट पूछने। अब आपका चांस है, आप पूछिए जो भी आपको पूछना है। और सब क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ूं, अगले लाइन पे आ जाऊं। अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लियर लिख दीजिए। प्रिंस को डाउट है आयो स्ट्रीम में। क्या डाउट है प्रिंस? आयो स्ट्रीम तो सी डबल प्लस के लिए है ना। सी डबल प्लस अभी हम पढ़ ही कहां रहे हैं, मैं तो सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं। वेदिका, आप लोग, मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एक थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बट लेट मी आंसर दिस। कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स को फी पेमेंट को लेकर या किसी और को लेकर अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग परमजीत सर, फिर यश सर, इनमें से किसी से भी बात कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फी रिलेटेड इश्यूज से, जिन्हें भी फी रिलेटेड कोई इशू है, आप परमजीत सर या यश सर से बात कर सकते हैं। राइट? परमजीत सर का नंबर मैं लिख देता हूं, 9826686245। आई बात समझ? आयुष को समझ में नहीं आया? हाँ आयुष, क्या डाउट है आपको, आप बताइए। कैलाश, अभी मैं कॉनियों पे आया ही नहीं हूं, कॉनियों पे आऊंगा तब बात करेंगे ना। जी आयुष, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए क्या डाउट है आपका। आयुष अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए फटाफट। हेलो हाँ बोलिए। सर, जब आप समझा रहे थे तब थोड़ा लैग कर रहा था और वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताओ। सर एसटीडीआईओ एसटीडी क्या आयो। है ये समझ नहीं आया? हाँ सर, उसके बाद इनपुट आउटपुट जो एसटीडीआईओ आपने हेडर सर। फाइल है। हाँ मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, एसटीडीआईओ एक हेडर फाइल है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। फिर मैंने कहा था स्टैंडर्ड इनपुट हम कीबोर्ड को बुलाते हैं। राइट? कीबोर्ड यूज करा है आपने? जी सर। करा है। क्या करते हैं कीबोर्ड से? इनपुट टाइपिंग करते देते हैं। हैं, फिर आप टाइपिंग नॉर्मल करते वर्ड्स हैं। में बोलेंगे टाइपिंग करते हैं। जी ये सर। जो आप टाइपिंग बोलते हैं ना, इसी को हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में इनपुट बोलते हैं। ओके? जब आप कुछ ओके टाइप सर। कर रहे होते हैं तो हम मानते हैं आप प्रोग्राम को इनपुट दे रहे हैं। राइट? और जी आपके सर। कंप्यूटर पे स्क्रीन होती है जिसे आप मॉनिटर बोलते हैं। यस सर। राइट? उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ओके? तो जो भी आपको आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है उसे कहा जाता है आउटपुट। और जो भी किसी प्रोग्राम को चलाते वक्त आप टाइप करते हैं उसे कहा जाता है इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, आप जीमेल यूज करते हैं? यस सर। करते हैं। जीमेल में एंटर करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। यस सर। यस। लॉगिन के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड लिखे जाते हैं। यस। राइट। वो जो यूजर आईडी पासवर्ड आप लिखते हैं जीमेल के लॉगिन पेज में, उसे हम क्या बोलेंगे? आप क्या कर रहे हैं जीमेल पे? आप जीमेल को क्या दे रहे हैं? इनपुट। इनपुट दे रहे हैं। वेरी गुड। आप मुझे बताइए, अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड सही है तो फिर आपको आपकी मेल्स दिखती हैं। यस सर। राइट, जिसको आप बोलते हैं इनबॉक्स। हाँ यस। राइट, वो जो मेल्स आपको दिखती हैं वो जीमेल की तरफ से क्या करा जा रहा है? आउटपुट। बस। अब अगर ये प्रोग्राम सी में बनाया जाए, मान लो ईमेल का प्रोग्राम सी में बनाओ, तो आप यूजर से कैसे लोगे यूजर आईडी और पासवर्ड? तो आप बोलोगे सर उसके लिए मैं इनपुट वाले फंक्शन यूज करूंगा। और आप कैसे को कुछ मैसेज या इनबॉक्स, उसके लिए आप यूज करोगे आउटपुट वाले आउटपुट। फंक्शन। अब इनपुट वाला फंक्शन कौन है सी के पास? तो मैंने कहा उस फंक्शन का नाम है, स्कैनएफ। हमने अभी नहीं पढ़ा ना, प्रोग्राम में यूज हुआ है, वो आने वाले दिनों में होगा। और आउटपुट दिखाने वाला कौन सा फंक्शन है? वो है प्रिंटएफ। हमारे लिए प्रिंट है। करिए, अगर मैं एटीएम का प्रोग्राम सी में बनाता हूं तो एटीएम का प्रोग्राम जब यूजर से पिन नंबर लेगा या वो अमाउंट लेगा जितना यूजर विड्रॉ करना चाहता है, तो यूजर कीपैड यूज करेगा पिन यस सर। टाइप करने के लिए, अमाउंट टाइप करने के लिए। तो यूजर क्या कर रहा है? नॉर्मल भाषा में टाइप कर रहा है।
हमारे लिए इनपुट दे रहा है, तो वो इनपुट कौन लेगा? वो इनपुट लेगा स्कैनफ, राइट। और अगर हमें स्क्रीन पे कुछ दिखाना है, इतना अमाउंट है, इतना विड्रॉ हो रहा है, वगैरह वगैरह, ये वो हम कैसे दिखाएंगे? प्रिंटफ से। प्रिंटफ से दिखाएंगे। आप बताइए प्रिंटफ स्कैनफ क्या है? इनपुट आउटपुट है। क्या है ये अपने आप में, क्या है आप बताओ? प्री डिफाइंड ये फंक्शन है। बहुत बढ़िया, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। और आयुष, कोई भी फंक्शन अगर प्री डिफाइंड है तो उसका घर कहां होगा? उसका घर कोई ना कोई हेडर फाइल होगी, राइट। इन दोनों Yes, का घर कौन है? इन दोनों का घर stdio stdio.h। .h। फिर मैंने समझाया था, अगर कल को आप पाइथन पढ़ते हो तो पाइथन में भी आप इनपुट आउटपुट करोगे। बस पाइथन में इनपुट के लिए स्कैनफ की जगह इनपुट है और आउटपुट के लिए प्रिंटफ की जगह प्रिंट है। प्रिंट। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि जो बेस यहां तैयार हो रहा है वो हर लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। हर लैंग्वेज आपको आईओ ऑपरेशंस का सपोर्ट देती है और उसके लिए प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से बने बनाए फंक्शन। क्लियर? यस सर। ओके, चलिए, और कोई डाउट? वाई वी यूज हैश? अरे बताऊंगा आराम से, अभी मैं हैश पे आया ही नहीं, अभी मैं हैश पे पहुंचा ही नहीं हूं। वीडियो मैंने बंद करा हुआ है, वॉइस लैग कर रही है ना बीच बीच में, है ना, इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं कई बार नेटवर्क इशू के कारण। एनीवेज, अभी मैंने हैश नहीं पढ़ाया, अभी मैंने एंगुलर ब्रैकेट भी नहीं पढ़ाया, अभी मैंने सिर्फ आपको stdio.h का मतलब समझाया है। क्या stdio.h का मतलब समझ आया? बस, तो अभी मत परेशान होइए सर हैश क्यों लगा है, एंगुलर ब्रैकेट क्यों लगे हैं, समझाऊंगा मैं। तभी तो हमें लगेंगे 2 से 3 दिन, राइट, वरना हम एक ही दिन में पूरा प्रोग्राम ट्रेस कर लेते कि नहीं, बताइए? कर लेते ना, आराम से पेशेंटली। जब तक आप ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, परेशान बिल्कुल मत हो। मुझे मालूम है 90% बच्चे बिगनर्स हैं, तो बहुत सारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी, उसको धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ूं? मैंने हैश नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं बताए, अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है stdio.h क्या है और printf scanf क्या है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड हेडर फाइल पे। बताइए जरा सेकेंड हेडर फाइल का नाम क्या है? सेकेंड हेडर फाइल का नाम है conio.h, राइट। ठीक है, कॉनियो का फुल फॉर्म जैसा आप देख रहे हैं, इट इज कंसोल इनपुट आउटपुट। अब कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब समझने के लिए आप मानते हैं पहले आपको कंसोल का मतलब समझना पड़ेगा। जब तक कंसोल नहीं समझ में आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा कंसोल इनपुट आउटपुट क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कंसोल अपने आप में क्या होता है। इसके लिए जरा हम लोग आईडी पे वापस लौटें। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था सी में प्रोग्रामिंग करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में आईडी इंस्टॉल करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, जिसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो मुझे बताइए, जो टर्बो आईडी है, इसमें जहां प्रोग्राम लिखा जाएगा उस विंडो का कलर क्या है और उस विंडो का नाम क्या है? जरा दोनों सवालों का जवाब दीजिए लास्ट लेक्चर से। वेरी गुड, टर्बो आईडी का कलर ब्लू होता है और जहां पर आप प्रोग्राम लिखेंगे, उम्मीद करता हूं आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो, उसे बोलते हैं कोड विंडो। कहा था मैंने, जल्दी बताइए, डिड आई से दिस? कि जहां प्रोग्राम आप लिखते हो उस विंडो को हम लोग बोलते हैं कोड विंडो, और टर्बो आईडी में इसका कलर आपको ब्लू मिलेगा। याद रखिएगा, अलग अलग आईडी में इसका अलग अलग कलर होगा, अलग अलग आईडीई में इसका अलग अलग कलर होगा। अगर आपको लग रहा है सर कोड ब्लॉक्स में क्या होगा, तो कोड ब्लॉक्स में इसका कलर व्हाइट होता है, कोड ब्लॉक्स में इसका कलर व्हाइट होता है। हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, जब हम ये सब पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दोनों आईडी पे दिखाऊंगा। अभी टर्बो की बात कर लेते हैं। तो जहां आप प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोड विंडो और उसका कलर ब्लू होता है। बताइए, प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसे कंपाइल और रन करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसे कंपाइल और रन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे तब आप देखिएगा ये ब्लू कलर वाली विंडो आपके सामने से डिसअपियर हो जाएगी, आपके सामने से हट जाएगी, और आपके सामने कौन सी विंडो आएगी? आपके सामने एक और विंडो आएगी, अपने आप एक और विंडो आएगी। कैसी विंडो होगी वो? बिल्कुल ब्लैक कलर की विंडो होगी, जेट ब्लैक कलर की विंडो होगी। इस विंडो पे क्या होगा? इस विंडो पे आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट नजर आएगा, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसका फाइनल रिजल्ट नजर आएगा। ये विंडो
जो आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट दिख है। ध्यान से सुनना, वॉइस क्लियर है? हाँ मुझे पता है लैग कर रहा है, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है ना? जब लैग करेगा तो मैं रुक जाऊंगा, सर्वर में कुछ इशू होती है ना, तो मुझे मैसेज मिल जाता है, तो मैं 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाऊंगा, ठीक है? जब लैगिंग हट जाएगी मैं कंटिन्यू कर लूंगा। हाँ तो अभी क्लियर आ रही है ना वॉइस? राइट, तो सुनिए आप ध्यान से, अब मैं दोबारा पूरी बात समझाता हूं। जब आप टर्बो आईडी यूज करेंगे तो एज अ प्रोग्रामर आप 2 विंडोज फेस करेंगे। कितनी विंडोज फेस करेंगे? फटाफट टाइप करिए चैट में, 2 विंडोज फेस करेंगे, ठीक है? एक विंडो का नाम होगा कोड विंडो, एक विंडो का नाम होगा कोड विंडो। क्या करेंगे इस विंडो में अपन लोग? इस विंडो में अपन लोग कोडिंग करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, सोर्स कोड लिखेंगे। क्योंकि सोर्स कोड लिखेंगे इसलिए इस विंडो को बोला गया है कोड विंडो। क्या कलर होगा इसका? इसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू होगा। हालांकि आप इसे बदल सकते हैं, बट इसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होगा। बट प्रोग्राम लिखने से तो कुछ नहीं होता ना, होता तब है जब आप प्रोग्राम को रन करें, तब तो पता चलता है प्रोग्राम का क्या रिजल्ट आया, प्रोग्राम सही था गलत था, जो चाह रहे थे वो प्रोग्राम कर पाया कि नहीं। तो जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तब गौर करिएगा, ये ब्लू वाली विंडो हट जाएगी, ये ब्लू वाली विंडो हट जाएगी। फिर क्या होगा? फिर आपके सामने एक ब्लैक कलर की विंडो आएगी, जेट ब्लैक कलर की विंडो आएगी। उस विंडो पे आपको आपके प्रोग्राम का रिजल्ट दिखेगा, उस विंडो पे आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट दिखेगा। जैसे अगर आपको लग रहा है सर इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा, तो आप गौर से देखिए, ये प्रोग्राम सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, ये प्रोग्राम सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा है। कौन सा मैसेज? हेलो यूजर। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट हेलो यूजर होगा। क्या हेलो यूजर हमें टर्बो में लिखा हुआ दिखेगा? नहीं, हेलो यूजर जो आउटपुट आएगा वो हमें उस ब्लैक कलर की विंडो पे दिखेगा, जो अपने आप आपके स्क्रीन पे दिखेगी, और इस विंडो को हम लोग बोलते हैं कंसोल विंडो, ठीक है? अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी स्टूडेंट्स अपने दिमाग में भर लेते हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी स्टूडेंट्स अपने दिमाग में भर लेते हैं। कौन सी गलतफहमी? स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि अच्छा ये जो कंसोल विंडो है इसके लिए ही सर ने लगाई है कॉनियो डॉट एच, ये कॉनियो डॉट एच ही हमें कंसोल विंडो देती होगी। बिल्कुल गलत। आपने ध्यान से मेरे वर्ड सुने होंगे, मैंने नहीं कहा कि कॉनियो हमें कंसोल विंडो देती है, मैंने तो सिर्फ आपको कहा कंसोल विंडो पे आउटपुट दिखता है और ये जेट ब्लैक कलर की विंडो होती है। अब आपका डाउट आएगा सर फिर ये विंडो आती कहां से? जैसे ये ब्लू कलर वाली विंडो हमें टर्बो ने दी, वाली विंडो हमें कौन देता है? अगर कॉनियो नहीं देती है तो मैं बता दूं, ये विंडो आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से आ गया? हम लोग तो विंडोज यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, विंडोज में जो आप कमांड प्रॉम्प्ट देखते हैं, देखा है आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट? जल्दी बताइए, विंडोज में ब्लैक कलर की स्क्रीन देखी है कभी? जिन्होंने नहीं देखी है मैं आपके लिए एक बार ओपन कर दूं, ताकि कोई शक डाउट दिमाग में आपके ना रहे। मैं किस विंडो की बात कर रहा हूं? मैं इस विंडो की बात कर रहा हूं। बताइए, ये विंडो जेट ब्लैक कलर की दिख रही है आपको? जल्दी बोलिए, दिख रही है? क्या इस समय मैंने टर्बो आईडी लॉन्च करा है? क्या इस समय मैंने टर्बो आईडीई स्टार्ट करा है? नहीं करा है, पर ये विंडो आ रही है, ये विंडो आ रही है। तो ये विंडो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, टर्बो आईडी प्रोवाइड नहीं करती है। ब्लू कलर की विंडो टर्बो आईडी देती है, लेकिन ये जो विंडो आप देख रहे हैं, ये विंडो आपको डॉस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। टर्बो आईडी आपके लिए कंसोल विंडो नहीं लाती है। ये बात समझ आई नहीं आई? हाँ या ना, जल्दी बोलिए, समझ आई कि नहीं आई? आई? आई ये बात समझ? ये विंडो बिल्ट इन होती है आपके कंप्यूटर के अंदर, ऑलरेडी अवेलेबल होती है, आपको कुछ नहीं करना इस विंडो के लिए, ठीक? अब आता है अगला डाउट, अगला सवाल। कोई डाउट, कोई क्वेरी? सत्यम को डाउट है। सत्यम क्या डाउट है? अहमद, उसका कुछ और कारण है कि डॉस प्री इंस्टॉल्ड क्यों आता है, वो मैं आपको आगे कभी बताऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पढ़ो, फिर समझ में आएगा। डुओस, डुओस मतलब क्या? डॉस, आई सेड डीओएस, डॉस। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। डॉस का फुल फॉर्म सुन लीजिए, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये विंडोज के अंदर का मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बोलते हैं डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डाउट सॉल्व? ओके, ठीक है। मतलब हम जो प्रोग्राम टाइप करते हैं उसे टर्बो सपोर्ट करता है, बट उसे रन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बिल्कुल नेहा, एब्सोल्युटली ट्रू। और ये बात तो मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताई थी, जब प्रोग्रामिंग के स्टेप्स बताए थे। प्रोग्राम लिखना, कंपाइल करना, रन करना। रन करने का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को चलाएगा, क्योंकि सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू कोई बाइनरी समझ में आता है ना, है ना। उन्हीं के लिए तो हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, तभी तो वो हमारे प्रोग्राम को समझ पाएंगे। और हम इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे जब आप एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम स्टेप 1 पढ़ रहे हैं ना। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रोग्रामिंग के 3 में से अभी पहला स्टेप चल रहा है ना। हाँ, क्या है पहला स्टेप? राइटिंग द सोर्स कोड। अभी तो हम सोर्स कोड लिखकर उसकी एक एक लाइन को समझ रहे हैं। अभी ना हमने कंपाइल करा है, ना हमने रन करा है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, वापस आता हूं मैं अपनी बात पे। तो ये जो ब्लैक कलर की विंडो है, इसे हम लोग बोलते हैं कंसोल विंडो। और ये विंडो आपको कौन देता है? ये विंडो आपको आईडीई नहीं देता है। ये विंडो लाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज के अंदर बिल्ट इन होता है। फाइन। अब आएगा अगला डाउट आपके दिमाग में कि सर अगर ये विंडो अपने आप आ रही है तो फिर हम लोग conio.h क्यों यूज कर रहे हैं? क्या कारण है फिर कि हम conio.h को अपने प्रोग्राम में अटैच कर रहे हैं? तो उसका जवाब ध्यान से सुनना। ये जो कंसोल विंडो आपको मिल रही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मिलती है। और आपने नोटिस करा होगा इस कंसोल विंडो का बैकग्राउंड कलर क्या था? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इस कंसोल विंडो का बैकग्राउंड कलर क्या था? ब्लैक था। शाबाश। इस कंसोल विंडो का बैकग्राउंड कलर ब्लैक था। और इस पे जो टेक्स्ट आ रहा था वो किस कलर से आ रहा था? इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था वो किस कलर से आ रहा था? शाबाश। इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था वो व्हाइट कलर से आ रहा था। अगर आप नोटिस ना कर पाए हो तो जरा दोबारा कंसोल आपके सामने ओपन कर रहा हूं, देखिए ध्यान से और बताइए, क्या बैकग्राउंड कलर ब्लैक है? क्या बैकग्राउंड कलर ब्लैक है? है। क्या लिखा हुआ जो टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर व्हाइट है? व्हाइट है, बिल्कुल। अब अगर आपको लगता है आपको ये टेक्स्ट का कलर बदलना है, अगर आपको लगता है आपको इस टेक्स्ट का कलर बदलना है, या आपको लगता है आपको इस पे लिखे हुए टेक्स्ट को इरेज करना है, आप चाहेंगे ना कि जब आपके प्रोग्राम का आउटपुट आए तो पुराना कोई टेक्स्ट उसके साथ मिक्स ना हो? क्या कहते हैं? आप चाहेंगे ना पुराना कोई टेक्स्ट मिक्स ना हो? अभी कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे? जल्दी बताइए, अभी कुछ स्क्रीन पे लिखा है? हाँ, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10.0, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट रिजर्व। हम चाहेंगे ना ये टेक्स्ट हट जाए, सिर्फ हेलो यूजर दिखे, वरना ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा और आउटपुट अजीब सा होगा। तो अगर आपको कंसोल पे लिखे गए टेक्स्ट को इरेज करना है, अगर आपको कंसोल पे लिखे गए टेक्स्ट का कलर बदलना है, या और प्रॉपर्टीज कंसोल की बदलनी है, तो आपको कुछ फंक्शंस यूज करने होते हैं। और अंदाजा लगाइए वो फंक्शन आपको कौन देगा? वो फंक्शन आपको देने का काम करेगी conio.h। वो फंक्शंस आपको देने का काम करेगी conio.h। दोबारा सुनिए, क्या कॉनियो से हमें कंसोल विंडो मिलती है? ना, कॉनियो से कंसोल नहीं मिलता। तो कॉनियो क्या करती है? कॉनियो कंसोल को डेकोरेट करती है, उसको ब्यूटीफाई करती है, सुंदरता बढ़ाती है उसकी। सुंदरता बढ़ाती है मतलब, सुंदरता बढ़ाती है मतलब उसका पुराना टेक्स्ट इरेज कर देगी। आप कहेंगे तो आपके टेक्स्ट का कलर बदल देगी। आप कहेंगे तो आपको मल्टी कलर टेक्स्ट दिखाएगी। मल्टी कलर समझते हैं? एक लेटर किसी और कलर में, एक लेटर किसी और कलर में, ऐसा कर देगी। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगी, बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा था, कुछ और कलर वहां पर अप्लाई कर देगी। ये सब आपको अगर करना है तो आप यूज करते हैं conio.h। अगर आपको लग रहा है सर आपने क्यों यूज करा है, आपने कलर वलर तो कहीं यूज करा नहीं है प्रोग्राम में, बिल्कुल मैंने कलर के लिए इसको यूज नहीं करा है, मैंने इसको यूज करा है, ध्यान से देखिए, CLR SCR के लिए। क्यों करा है मैंने CLR SCR के यूज? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम का आउटपुट पुराने प्रोग्राम के आउटपुट से मिक्स हो जाए। क्यों मिक्स हो जाएगा तो एरर आ जाएगी क्या? प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा? नहीं, कोई एरर नहीं आएगी, कुछ बंद नहीं होगा, लेकिन हमें कंफ्यूजन होगा आउटपुट को देखकर, समझ में नहीं आएगा कि पुराना आउटपुट और नए आउटपुट में डिफरेंशिएट कैसे करें। इसलिए हम स्क्रीन क्लियर करते हैं, और स्क्रीन क्लियर करने के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं।
क्या नाम है उसका? उसका नाम है CLRSCR। कहां से आ रहा है? आ रहा है फ्रॉम द हेडर फाइल conio.h। अब मुझसे अभी किसी ने पूछा चैट विंडो में, सर conio.h के बिना प्रोग्राम चल जाएगा क्या? आप लोग बताइए, conio.h के बिना प्रोग्राम चल जाएगा? 100% चल जाएगा। सी ने कब कहा कि conio के बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा? चल जाएगा, लेकिन फिर आपको कंसोल विंडो को वैसे ही अपनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे रहा है। फिर आप उस पर अपनी तरफ से फाइन ट्यूनिंग, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? राइट। तो अब मैं कॉनियो के बारे में लिख दूं। सबसे पहले कंसोल किसको बोलते हैं? कंसोल वो स्क्रीन होती है जहां हमें आउटपुट शो होता है। स्क्रीन वेयर आउटपुट इज डिस्प्लेड, उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल। राइट। आज से एक नया नाम सीखा आपने। जिस स्क्रीन पे आउटपुट दिखता है उस पूरे मॉनिटर को तो बोलते हैं आउटपुट विंडो। पूरा मॉनिटर आउटपुट विंडो है, अंदर जो ब्लैक कलर का एरिया है दैट इज कॉल्ड एज कंसोल। आई होप इट इज क्लियर। राइट, ठीक है। अब हमें कंसोल से रिलेटेड क्या करना पड़ता है? तो जवाब है आपको कंसोल से रिलेटेड कुछ बेसिक काम करने पड़ते हैं, वो भी आपकी इच्छा अनुसार, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या बेसिक काम? स्क्रीन क्लियर करना, फॉन्ट का कलर बदलना, स्क्रीन पॉज करना, और ऐसे तमाम फंक्शन जो कंसोल को आपके लिए हैंडल करेंगे, ब्यूटीफाई करेंगे, वो देने का काम करती है हेडर फाइल conio.h। अगर आपको लग रहा है सर कौन कौन से फंक्शन है इसके पास, तो मैं आपको अब कॉनियो के फंक्शंस की लिस्ट दे रहा हूं। सारों की लिस्ट नहीं दूंगा, सिर्फ 4 फंक्शंस बता रहा हूं जो हमें इनिशियल डेज में पढ़ने हैं, बाकी फिर हम आगे पढ़ेंगे। कॉनियो का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या नाम है उसका? उसका नाम है CLRSCR। पैरेंथेसिस क्यों आ रहा है? जल्दी बताइए, पैरेंथेसिस क्यों आ रहा है? आएगा, फंक्शन है, फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। नहीं लगाएंगे तो एरर है। यस, नहीं लगाएंगे तो एरर है, कोड नहीं चलेगा। तो CLRSCR। ठीक, क्या करता है ये स्क्रीन को क्लियर करता है। इट क्लियर्स द स्क्रीन। फाइन। कौन सी स्क्रीन? जल्दी बोलिए, कौन सी स्क्रीन? कंसोल स्क्रीन। लिख देते हैं अच्छे से, इट क्लियर्स द कंसोल स्क्रीन। ये सब आपको स्लाइड में मिलेगा, सो डोंट बॉदर। ठीक है, मैं आपको अभी सिर्फ समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं, सारे नोट स्लाइड के थ्रू आपके पास पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है CLRSCR के बाद अगला फंक्शन, उसका नाम है टेक्स्ट कलर। अब यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है, यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है, और वो है कलर की स्पेलिंग। देखा आपने, कलर की स्पेलिंग COLOR है, COLOUR नहीं है। तो हमने COLOUR लिख दिया तो आ जाएगी एरर। मैंने आपसे कहा था सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सी में आप अपनी मर्जी से चीजों के नाम नहीं बदल सकते। तो टेक्स्ट कलर का स्पेलिंग COLOR है, तो वैसे ही लिखेंगे। दूसरी बात, टेक्स्ट कलर एक वर्ड है कि 2 वर्ड है? टेक्स्ट कलर एक वर्ड है। फंक्शन का नाम कभी 2 वर्ड्स का नहीं होता है। 2 वर्ड्स मतलब समझते हैं, बीच में कभी स्पेस नहीं आती है। अगर आपने गलती से टेक्स्ट के बाद स्पेस देकर कलर लिखा तब भी आ जाएगी एरर। इट्स अ सिंगल वर्ड टेक्स्ट कलर। क्या करता है ये कंसोल का फॉन्ट कलर चेंज करने में आपकी हेल्प करता है। मतलब जो व्हाइट आ रहा था वो चेंज हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। अभी तो आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, बट दिमाग में रखिए ऐसा आप करेंगे। सो चेंजेस द फॉन्ट कलर ऑफ कंसोल। फॉन्ट कलर ऑफ कंसोल, कंसोल का फॉन्ट कलर चेंज करने का काम करता है टेक्स्ट कलर। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है, उसका नाम है गो टू एक्स वाई। ये क्या करता है? ये कंसोल पे हम जहां कहें वहां कर्सर को सेट कर देता है। उससे क्या होता है? उससे हमारा मैसेज उस पोजीशन पे डिस्प्ले होने लगता है। अभी के लिए बस शॉर्ट में समझिए, गो टू एक्स वाई का काम है कर्सर की पोजीशन को सेट करना। कर्सर किसे बोलते हैं? नोटिस करिए स्क्रीन पे कुछ आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर का ब्लिंक करता हुआ कुछ नजर आ रहा है कंसोल पे, ध्यान से देखिए, आ रहा है। इसको बोलते हैं कर्सर। ये जहां पर ब्लिंक करेगा वहीं पे टेक्स्ट टाइप होगा। राइट। तो अगर मैं यहां कुछ लिख रहा हूं तो नोटिस करिए ये इसी जगह पे टाइप हो रहा है। ये कर्सर की पोजीशन सेट करने का काम कौन करता है? ये कर्सर की पोजीशन सेट करने का काम करता है गो टू एक्स वाई। क्या ये जरूरी है यूज करना? नहीं, इनमें से कोई भी जरूरी नहीं है यूज करना। सबके बिना प्रोग्राम बन जाएगा।
बट इनको यूज करके प्रोग्राम थोड़ा सा बेटर हो जाता है. सो गो टू XY चेंजेस या सेट्स द कर्सर पोजिशन. लेट मी राइट इट डाउन. गो टू XY के बारे में चेंजेस और सेट्स द कर्सर पोजिशन. ये गो टू XY का काम. चौथा वेरी पॉपुलर फंक्शन, मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग चैट विंडो में इसका नाम भी लिख रहे हैं. फंक्शन का नाम है गेट CH. क्या करता है ये? क्या करता है ये? गेट CH स्क्रीन को पॉज करने का काम करता है. बिल्कुल, माउस का कर्सर भी कर्सर ही कहलाता है, राइट. स्क्रीन को पॉज करने का काम करता है. तो इसके लिए हम लिखेंगे यूज्ड फॉर पॉजिंग द कंसोल विंडो. चलिए, ये था आपका stdio और कॉनियो के बीच का डिफरेंस ना. अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, गौर से सुनिएगा. मैंने आपसे क्या कहा था? stdio.h आपके प्रोग्राम में हमेशा रहेगी. जल्दी बोलिए. stdio.h आपके प्रोग्राम में हमेशा रहेगी. हाँ. और मैंने कहा था जब आप C++ में जाएंगे तब ये हेडर फाइल हटेगी. डिड आई से दिस? जब आप C++ में जाएंगे तो इसकी जगह कौन आ जाएगी? गुड. जब आप C++ में जाएंगे तो मैंने आपसे कहा था इसकी जगह आ जाएगी दूसरी हेडर फाइल. क्या नाम है उसका? वेरी गुड. उस दूसरी हेडर फाइल का नाम है iostream.h. लेकिन याद रखिएगा ये जो conio.h है ये आपके प्रोग्राम में आज अटैच हुई है और C++ में भी आप conio.h को यूज करते रहेंगे. मतलब ये कॉमन हेडर फाइल है दोनों लैंग्वेजेस की. यस, ये दोनों लैंग्वेजेस की कॉमन हेडर फाइल है. ये यहां भी यूज हो और ये C++ में भी आप लोग यूज करेंगे. दोनों ही लैंग्वेजेस इस हेडर फाइल को कॉमन तौर पे यूज करती हैं. एक और डिफरेंस बताता हूं. stdio और conio में एक बहुत मामूली सा फर्क है. stdio को लिखना पढ़ना आता है. लिखने पढ़ने को क्या बोलते हैं? आउटपुट एंड इनपुट. conio को याद रखिएगा लिखना पढ़ना नहीं आता है. conio से आप आउटपुट इनपुट नहीं कराते, आप सिर्फ अपनी स्क्रीन को डेकोरेट कराने का काम करते हैं. तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सी में एक प्रोग्राम बनाना है जो स्क्रीन पे मेरा नाम येलो कलर में दिखाए. स्क्रीन पे मेरा नाम सचिन, तो सचिन येलो कलर में आना चाहिए. तो आप मुझे बताइए मुझे stdio यूज करनी पड़ेगी कि conio यूज करनी पड़ेगी? मुझे दोनों यूज करनी पड़ेगी. आप समझे ही नहीं. मुझे दोनों यूज करनी पड़ेगी. सचिन लिखेगा कौन? जल्दी बताइए. सचिन लिखेगा printf. आउटपुट करने का काम है ना सचिन, तो सचिन लिखने का काम करेगा printf. और सचिन का कलर कौन बदलेगा? सचिन का कलर कौन बदलेगा? सचिन का कलर बदलेगा टेक्स्ट कलर, जो आएगा कौन सी हेडर फाइल से? जो आएगा फ्रॉम conio.h. तो अगर मुझे सचिन येलो कलर में चाहिए तो मुझे दोनों की जरूरत है. सचिन लिखने के लिए stdio.h, सचिन का कलर बदलने के लिए यूज करना पड़ेगा मुझे conio.h. हुआ क्लियर? बात समझ आई? ठीक है. एक और बात याद रखिएगा, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है. इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है. आप stdio को बाद में conio को पहले लिख सकते हैं, conio को बाद में stdio पहले लिख सकते हैं. इट वर्क्स द सेम. दोनों में कोई अंतर नहीं होता. आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ. ठीक है. अब आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए. बाकी मैं स्क्रीनशॉट्स लास्ट लेक्चर की तरह आज भी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा. और अगले लेक्चर में अब हम बात किसके बारे में करेंगे? अब हम अगले लेक्चर में हैश के बारे में. कंसोल क्यों पॉज करते हैं अहमद, मैं आपको बताऊंगा जब प्रोग्राम हम रन करेंगे. कंसोल बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. हम उस जल्दी जल्दी चेंज करने वाले को थोड़ा पॉज कर करके चलेंगे और इसके लिए हम यूज करते हैं गेट CH. वो जब आप कोड रन करेंगे तब आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा. ठीक है. अगला लेक्चर हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगले लेक्चर में बात होगी हैश इंक्लूड के बारे में. अभी मैंने सिर्फ आपको stdio.h और conio.h समझाया है, ना एंगुलर ब्रैकेट समझाए हैं, ना हैश इंक्लूड समझाया है. अगले लेक्चर का टॉपिक है ये. ठीक है. सो दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, ये हमारा पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज 5, 6 एंड पेज 7. ठीक है. चलिए, बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.